जब मार्केट गिरता है और आप हाई बीटा शेयर में पैसा लगाते हो यार, तब जाके आपका नेचुरली जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो आपके फेवर में आ जाता है एट द सेम टाइम। और आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको मार्केट में बेंचमार्क से जो रिटर्न मिलता है उससे ऊपर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अभी आप ये सारी डिसीजन क्यों लोगे? आपने डाइवर्सिफाइड भी कर दिया, आप अभी पोर्टफोलियो अच्छे से रीबैलेंस भी कर रहे हो, लेकिन आपको बाय कब करना है वो पर्टिकुलर शेयर। सो ये सोच में एक चीज की दिक्कत है कि अगर मार्केट This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो स्टॉक के साथ जो रिकॉर्ड किया था उसके अंदर एक प्रॉमिस की थी कि हम एक और नया वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डेटा ड्रिवन अप्रोच से आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे आरामदायक और रिवॉर्डिंग बना सकते हो। हेलो, मेरा नाम है अभी कुमार पटेल। मैं फाउंडर हूँ algobazaar.com का, जहाँ पे हम लोग डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हम क्या डेटा देखना चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी को फ्रूटफुल बनाने के लिए। मेरी जो भी इन्वेस्टिंग की जर्नी रही, जो डेटा ड्रिवन जर्नी रही, वो पूरी की पूरी एक फिलोसॉफी के ऊपर आधार है जो ब्रूसली ने एक डेवलप की थी, जिसका नाम था जीत कुंडो। बेसिकली जीत कुंडो करके जो मार्शल आर्ट की एक फिलोसॉफी थी, उसका बेस क्या था? उसका बेस था कि प्रैक्टिकलिटी, कि आप कोई भी चीज करो, कोई भी आप फॉर्म यूज करो, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई भी पुरानी चीज या जो थियोरेटिकल चीज है उसके अंदर पार्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिकलिटी जो अप्रोच है उसने मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी बदल डाली। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात करें उससे पहले हम ये बात करते हैं कि है क्रिकेट की। जो क्रिकेट सबका फेवरेट टॉपिक है ऑफ कोर्स। हम क्रिकेट से एनालॉजी से स्टार्ट करते हैं, वहां पे डेटा कैसे शेप आउट होता है, और वही डेटा हम फिर डिस्कशन करेंगे कि मार्केट के अंदर कैसे अप्लाई करना है। अगर मैं आपको पूछूं कि टॉप 3 बैट्समैन जिसने सबसे हाईएस्ट रन बनाए हैं ओडीआई के अंदर, वनडे क्रिकेट के अंदर, वो कौन है? तो मोस्ट ऑफ यू जानते होंगे यार, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो सबसे ज्यादा रन सचिन के हैं, फिर कोहली भाई के हैं, और फिर उसके बाद दादा के हैं, गांगुली जी। सो और फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर पूछूं कि ये 3 ही क्यों टॉप में है, बाकी के जो लोग हैं वो क्यों टॉप 3 में नहीं है, राइट? तो फिर आप असमंजस में पड़ जाओगे। ऐसा तो क्या था इन तीनों के अंदर जो अभी वनडे क्रिकेट के अंदर हाईएस्ट स्कोरर है, जो बाकी के लोग नहीं है? शायद आप ESPN क्रिक इन्फो ओपन करके डेटा देखो तो आपको शायद मालूम चलेगा भाई इन सब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मैच खेली है, राइट? या आपने ये भी देख सकते हो इन लोगों ने ज्यादा चौके छक्के मारे हैं, राइट? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो निकल के आता है डेटा के अंदर वो है कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा बॉल फेस किए हैं, कि कितने बॉल खेले हैं। तो सचिन ने करीबन 20,000 से ज्यादा, विराट कोहली ने करीबन 15,000, गांगुली ने करीबन 15,000 बॉल खेले। उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट के अंदर सिर्फ द्रविड़ ही ऐसा है जिन्होंने 15,000 से ज्यादा बॉल खेले, बाकी कोई भी क्रिकेटर 15,000 से ज्यादा बॉल खेल नहीं पाए, राइट? अल्टीमेटली अगर इसको डेटा ड्रिवन डिसीजन में ले तो हम एक चीज का कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो भी क्रिकेटर ज्यादा बॉल खेलता है, ज्यादा पिच पे टिका रहता है, वही क्रिकेटर अल्टीमेटली ज्यादा रन बनाने के काबिल होता है, राइट? अभी यही एनालॉजी को हम इन्वेस्टमेंट के अंदर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए कि अगर आप कोई भी चीज लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो आप ज्यादा रिटर्न बना पाओगे। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत सारे महारथी है इन्वेस्टमेंट के अंदर, राइट? मैं आपको 2 महारथी का नाम लेता हूँ। एक है वॉरेन बफेट और दूसरे है जो क्वांट इन्वेस्टिंग को जिन्होंने चेंज कर दिया, वो है जिम साइमंस। बेसिकली मैं आपको एक्चुअल डेटा बताऊं तो जिम साइमंस का आफ्टर ऑल द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस उनका CAGR करीबन 40% के आसपास था रिटर्न्स, राइट? और वहीं वॉरेन बफेट का जो रिटर्न है करीबन 19.5 और रफ अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास है, राइट? अभी ये डेटा कैसे शेप आउट होता है आप देखिए। जिम साइमंस ने करीबन 30 साल 1988 से 2018 तक मैंडेलिन फंड के अंदर कंपाउंडिंग किया 40% से, और वॉरेन बफेट ने 1965 से अभी तक वो कंपाउंडिंग करते आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 60 साल विद द 20% रेट। अभी डेटा ये है, अल्टीमेटली डेटा ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जिम साइमंस की बैटिंग एवरेज ज्यादा है, उन्होंने CAGR रिटर्न ज्यादा बनाया है, तो अल्टीमेटली ही विल बी वेल्दियर, उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, वॉरेन बफेट इनफैक्ट 4 से 5 गुना वेल्दियर है जिम साइमंस से इन नेटवर्थ टर्म्स, राइट? ये डेटा कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि यार शायद ऐसा हो सकता है कि वॉरेन बफेट का बेस इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, उन्होंने पीरियोडिकली ज्यादा पैसे डाले हो जो जिम साइमंस ने ना डाले हो, उसकी वजह से ये रिजल्ट डिस्टॉर्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटी, यस।
सो हम ऐसा काम करते हैं कि आप 100 रुपए का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर में डालिए, देखिए कि 20% से 60 साल के लिए कंपाउंड कीजिए और दूसरा 100 रुपए को 40% से 30 साल के लिए कंपाउंड कीजिए, आपको वास्ट डिफरेंस नजर आएगा। अगर आप इवन 20% से भी जस्ट 100 रुपए को ही कंपाउंड करते हैं तो आपकी 60 साल के बाद वैल्यू 56 लाख रुपीस बन जाती है। और वही पैसा आप 40% से कंपाउंड करते हो लेकिन सिर्फ आप 30 साल तक ही करते हो, राइट, तो आपकी वैल्यू करीबन 24 लाख के आसपास होती है। सो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुने, आप पिच पे टिके रहना ज्यादा जरूरी है, राइट। और अभी क्या हो रहा है, मैं आपको बारी बारी से हर एक एग्जांपल देता हूं, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कि आप हर एक डायरेक्शन के अंदर कोई भी व्हीकल चुने, उसके अंदर आप डेटा ड्रिवन अप्रोच से अपनी लॉन्गेटिविटी कैसे बढ़ा सकते हो, राइट, और साथ में आपका रिटर्न कैसे एनहांस कर सकते हो। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से, जो रिलेटिवली इजी टॉपिक है। सो म्यूचुअल फंड में बेसिकली आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता। अच्छा, मैं एक चीज पहले ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड के अंदर हम जो भी बात करने वाले हैं वो हम सिर्फ वेल्थ क्रिएशन या आपका नजरिया जब लॉन्ग टर्म का है, सिर्फ आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करते हो, जो लॉन्ग टर्म नजरिए से करते हो रिटायरमेंट के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के मैं अभी कर रहा हूँ। सो म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको शेयर डायरेक्टली मैनेज करने की जरूरत नहीं है, राइट। आपका डायरेक्टली जो काम है वो फंड मैनेजर करता है। सो आपकी क्या ड्यूटी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने म्यूचुअल फंड ले लिया और मैंने छोड़ दिया, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आइडियली आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए, आपको मैनेज द मैनेजर वाला एक अप्रोच रखना चाहिए, जहां पे आप मैनेजर को मैनेज कर रहे हो कि भाई मैनेजर मेरे पैसे से अच्छा फंड चला रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो अच्छा नहीं चला है तो आपको वो फंड मैनेजर चेंज कर देना चाहिए। इतनी सिंपल बात है। अभी आप ये सारी डिसीजन क्यों लोगे और आप पूरे फंड मैनेजर पे ऊपर रिलायबल क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ दो रीजन है। एक, हर एक फंड मैनेजर अपने फंड के जो मैंडेट होता है, इक्विटी फंड मैनेजर, उससे जुड़ा हुआ होता है। फर्ज कीजिए कि कोई मैनेजर है, फंड मैनेजर है जो लार्ज कैप फंड हैंडल करता है। आपने सिर्फ लार्ज कैप फंड के अंदर ही पैसा डाला हुआ है और वो पैसा अभी मार्केट में सिर्फ स्मॉल और मिड कैप ही चल रहे हैं, राइट। तो लार्ज के फंड मैनेजर है वो अल्टीमेटली अंडर परफॉर्म करेगा, राइट। सो आपको ये जानना है कि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो, साथ में आपका एक्सपोजर भी मिड और स्मॉल कैप फंड मैनेजर को आप दीजिए, जहां की वो आपका पैसा ज्यादा कंपाउंड कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैनेजर को क्यों मैनेज करना है, क्योंकि मैनेजर की अपनी खुद की फिलोसॉफी होती है। जैसे कि मैं मैनेजर और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएसयू बैंक बहुत अच्छा करेंगे या पीएसयू स्टॉक बहुत अच्छा करेंगे, और कई सालों तक पीएसयू इंडेक्स चलता नहीं है, राइट, तो हमारा टोटल अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है पोर्टफोलियो का। सो आइडियली आई वुड सजेस्ट आप मैनेज द मैनेजर वाली फिलोसॉफी अपनाइए। जो मैनेजर आपका अच्छा पैसा मैनेज कर रहा है उसको फंड डाइवर्ट कीजिए, जो मैनेजर आपका अच्छा पैसा नहीं यूज कर रहा है उससे आप धीरे धीरे निकलते जाइए। अभी मैं आपको एक डेटा ड्रिवन प्रैक्टिकल अप्रोच देता हूं कि आप कैसे मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है या म्यूचुअल फंड का आपका जो एवरेज रिटर्न है, शायद 12% आप गिन सकते हैं, या तो आप बेंचमार्क को भी एक एवरेज रिटर्न गिन सकते हो, राइट। उससे आप कैसे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। एक सिंपल चीज है, अगर आप टेक्निकल फॉलो करते हैं, फंडामेंटल फॉलो करते हैं, या इवन कुछ भी फॉलो नहीं करते, जस्ट न्यूज फॉलो करते हैं, राइट, तो मैं आपको एक इजी वे बताता हूं। तो कि जब भी वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी जब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगे, या फंडामेंटली अगर देखा जाए तो जब भी निफ्टी 17 या 19 के पीई से नीचे ट्रेड करने लगे, या न्यूज़पेपर के अंदर आपको जब भी ऐसा लगे कि मार्केट में बहुत हाहाकार है, एकदम पैनिक है, लाइक कोविड लाइक सिचुएशन, राइट, उसी टाइम आप अपना पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो वो हाई बीटा शेयर, बेसिकली मिड कैप, स्मॉल कैप, मोमेंटम, वैसे शेयर में, वैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, राइट। वेयर इज इन ऑपोजिट होता है, जैसे कि टेक्निकल के अंदर करीबन 20 डे मूविंग एवरेज से करीबन आप समझ सकते 20-30 परसेंट हायर निफ्टी ट्रेड कर रहा है फॉर सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 3 से 6 महीना तक, या निफ्टी का पी जो है वो करीबन 25 से 27 के आसपास रेंज अप हो रहा है, तब या तो फिर मार्केट में ऐसा ही कि मार्केट लाइफ टाइम हाई बना रहे पिछले 6 महीने से, राइट, तब आप अपना वही मोमेंटम, स्मॉल कैप, मिड कैप, वही पोर्टफोलियो आप वैल्यू, लो बीटा, लो वॉलेटिलिटी, वो फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी ये करने से फायदा क्या होगा? ये चीज करने से आपका दो चीज का फायदा होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मार्केट गिरता है और आप हाई बीटा शेयर में पैसा लगाते हो या हाई बीटा म्यूचुअल फंड में आपका अलोकेशन बढ़ाते हो, तब जाके आपका नेचुरली जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो आपके फेवर में आ जाता है। यानी कि आप कम भाव पे एग्रेसिव शेयर बाय कर रहे हो या एग्रेसिव म्यूचुअल फंड बाय करो, तो जब मार्केट पुल अप होगा तो आपका बीटा से रिटर्न आपका ज्यादा एनहांस होकर आ जाएगा। सेम टाइम जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जो आपने अच्छा रिटर्न बना लिया उसको आप धीरे धीरे सेफगार्ड कर रहे हो,
जो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, वो कंपनी के शेयर में या वो कंपनी के रिलेटेड म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हो जो लो बीटा है, ताकि इन केस मार्केट गिरे तो आप बड़े लॉस से बच जाओ, क्योंकि वो एंटी साइक्लिकल रहता है, राइट। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे शायद कि मैं ऐसा करूं तो नीचे में बाय करूं लेकिन ऊपर में निकल जाऊं, मैं पूरा पोर्टफोलियो एग्जिट कर लूं। सो ये सोच में एक चीज की दिक्कत है कि अगर मार्केट प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तेजी में रहा तो अगर आपने पोर्टफोलियो शिफ्ट किया है, एग्जिट नहीं किया है, तो आप एटलीस्ट मार्केट ड्रिवन रिटर्न कमा पाएंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े टाइम तक अंडर परफॉर्म भी करें इन अ वैल्यू फंड, राइट, लेकिन आप मार्केट ड्रिवन रिटर्न कमा पाएंगे। तो मार्केट से कभी एग्जिट मत कीजिए, मार्केट में सिर्फ पोर्टफोलियो रीबैलेंस कीजिए, जब डाउन आए तब एग्रेसिव में जाए, ऊपर आए तब नॉन एग्रेसिव में चले जाए, और दैट्स हाउ आप लोग बीटा बना सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से आप क्रिकेट का एग्जांपल जोड़ दीजिए, यहां से आपकी लॉन्गेटिविटी बढ़ जाएगी, लॉन्गेटिविटी के अंदर आपका रिटर्न भी एनहांस हो जाता है। सो अल्टीमेटली अगर आप ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, राइट, तो आपकी मार्केट के अंदर लॉन्गेटिविटी बढ़ जाएगी और एट द सेम टाइम आपका नेचुरली जो रिस्क और रेशियो है वो बढ़ जाएगा, और आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको मार्केट में बेंचमार्क से जो रिटर्न मिलता है उससे ऊपर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप सोचने वाली बात यह है कि सोने पे सुहागा जैसा सीन हो जाएगा कि जहां पे आपका रिस्क कम हो रहा है, एट द सेम टाइम आप अपना रिटर्न एनहांस कर रहे हो। ओके, अभी हम दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, इक्विटी की, राइट। कि सी डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर वो म्यूचुअल फंड जितना इजी नहीं है, कि क्योंकि आप जब डायरेक्ट इक्विटी में एक्सपोजर लेते हो, राइट, तो बेसिकली आप फंड मैनेजर का काम खुद करते हो, राइट। एक चीज बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंड मैनेजर ऑलवेज अपने जो फंड का मैंडेट होता है उससे वो स्टिक करता है, उससे वो डिविएट नहीं करते हैं, राइट। लेकिन जब हम हमारे खुद के पैसे मैनेज करते हैं इक्विटी के अंदर, तब हम मन के खुद के राजा है, राइट, हम कुछ भी कर सकते हैं। सो वो चीज, वो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, और वो कौन सी मिस्टेक है मैं आपको बताता हूँ। सो पहली चीज है कि मैं एक मीटिंग में बैठा था एक सीए के साथ। सो वो सीए ने मुझे बताया कि मैंने क्या किया कि अपने सारे पैसे एक शेयर में डाल दिए, और मैंने सारे पैसे वोल्टास में डाल दिए। मैंने बोला कि यहाँ लोग सहवाग जैसे लोग बैठे हैं, चौके छक्के मारने बैठे हैं, मैं तो सचिन तेंदुलकर हूँ, धीरे धीरे पिच पे खड़ा रहूंगा और बीच में मुझे चौके छक्के मारने के मौके मिल जाएंगे, राइट। सो ये फिलोसॉफी का प्रॉब्लम क्या है, कि जब आप सारे पैसे एक ही स्क्रिप्ट में डाल देते हो, ऐसा नहीं है कि आप में नॉलेज नहीं है, और ऐसा नहीं कि आप अच्छे स्टॉक पिक नहीं कर सकते। जस्ट दैट कि आपने धीरे धीरे वेल्थ कंपाउंड किया, 10 लाख का पोर्टफोलियो आपको 1 करोड़ पे पहुंच गया सिंगल शेयर के अंदर। कई बार ऐसा हो सकता है सिंगल कंपनी के शेयर या सिंगल ग्रुप ऑफ शेयर वो करीबन 50-60% एक साथ गिर जाते हैं, राइट, और फिर आपको रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपकी जो लॉन्गिटिविटी की गेम है मार्केट के अंदर, वो पूरी डिरेल हो जाती है, राइट। तो कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए कि आप कोई एक सिंगल स्टॉक के ऊपर आप बैट करिए, राइट। ऑलवेज डाइवर्सिफाइड रखिए। जिसने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बनाई है, हेनरी मार्कोविच, उन्होंने एक सिंपल चीज बोली है कि डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली फ्री लंच, राइट। जो फंड मैनेजर डाइवर्सिफाइड करके पैसा कमाते हैं, आप अपना खुद का इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाइए, लेकिन उसको डाइवर्सिफाइड करिए, तो आपके मार्केट में बने रहने के चांस बहुत ज्यादा है, और आप मार्केट में बने रहोगे तो बीच में चौके छक्के मारने का मौका तो आराम से मिल ही जाएगा, राइट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पोर्टफोलियो रिबैलेंस करते रहना है। अभी पोर्टफोलियो रिबैलेंस का मतलब क्या होता है कि कई लोग आते हैं और मुझे पूछते हैं कि यार कौन सा शेयर लूं, फॉर द लॉन्ग टर्म, कि मुझे लेके भूल जाना है मेरे बच्चे की शादी के लिए, राइट। तो मैंने बोलता कि ये अप्रोच वर्क नहीं करती है। रीजन बीइंग कि फर्ज कीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नोकिया का फोन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग अभी नोकिया यूज कर रहे हैं, मैंने उनको बोला आप नोकिया का शेयर ले लीजिए। सो अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म रखा हुआ था नोकिया का शेयर, तो वो जीरो हो जाता था अल्टीमेटली, राइट। तो चीज ये है कि आपको हर बार सिर्फ एक ही चीज पे लैच ऑन होना है कि कौन सी कंपनी ग्रोथ डिलीवर कर रही है और करेगी आगे जाके। जो भी कंपनी का ग्रोथ साइकिल डिरेल हो जाता है, वो कंपनी का पोर्टफोलियो, वो कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहना चाहिए। सिंपल बात है। बट लॉट ऑफ इन्वेस्टर वो चीज, बेसिक चीज भूल जाते हैं कि उन्होंने पोर्टफोलियो भी बना लिया, डाइवर्सिफाइड भी कर लिया, लेकिन उसमें से वो कंपनी निकालना भूल जाते हैं जिसका फ्यूचर अभी नहीं रहा है, राइट। सो ये एक एनालॉजी है। आपको हमेशा जो आपके पोर्टफोलियो में से जंक है, जो चीज परफॉर्म नहीं कर रही है, वो आपको पोर्टफोलियो में से पीरियोडिक रिव्यू करके निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। सो जो एक पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो मेरी खुद की फेवरेट है, वो कि आपने पोर्टफोलियो बना लिया, उसको आपने डाइवर्सिफाइड भी कर लिया, राइट, लेकिन उसके बाद आपको कुछ नया शेयर बाय करना है, तो वो बाय कौन से जोन पे करना है, राइट।
तो वो जोन जानना बहुत जरूरी है। अभी इसको मैं आपको डेटा एनालिटिक के हिसाब से बताता हूँ। फर्ज कीजिए कि आप 80 रुपए का शेयर ले रहे हो और वही शेयर आप 100 रुपए में बेच रहे हो, आपका 20 रुपए का मुनाफा हुआ। या तो फिर आप 100 रुपए का शेयर ले रहे हो और 120 में बेच रहे हो, तो भी आपका 20 रुपए का मुनाफा हुआ, राइट। लेकिन अगर इसको परसेंटेज टर्म में हम गिने तो आप 80 का शेयर 100 में बेचोगे, उसमें आपको 25% का प्रॉफिट होता है, राइट। जबकि आप 100 रुपए का शेयर 120 में बेचते हो तो आपको वहां पे 20% का ही प्रॉफिट होता है, राइट। तो देखने में लगता है कि यार दोनों में 20-20 रुपए का प्रॉफिट है, बट परसेंटेज टर्म में पहली जोन में ज्यादा प्रॉफिट है। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है। अभी आप ये चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर? तो मैं जनरली क्या करता हूं कि कोई भी शेयर ढूंढता हूं, कोई भी शेयर जो मुझे अच्छा लगता है वो ढूंढता हूं, मैं वेट करता हूं उसका। सो बेसिकली मैं क्या वेट करता हूं, जब भी वो शेयर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो, राइट, तभी मैं उसको वो शेयर को बाय करूंगा। ये फिलोसॉफी कैसे काम करती है और ये डेटा कैसे काम करता है, मैं ऐसा मानता हूं कि जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो मार्केट का एवरेज है, राइट। बेसिकली एक थियरी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, राइट, कि मार्केट बहुत एफिशिएंट है, तो मैं 20 डे मूविंग एवरेज को एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का फॉर्मूला मानता हूं। कोई भी शेयर मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है, अच्छा शेयर, जो आपके फिल्टर में फाइंड आउट हो, क्लियर हो, वैसा शेयर, राइट, जो नीचे जा रहा है उसका मतलब है आपको एवरेज प्राइस से कम प्राइस में मिल रहा है। तो कोई भी शेयर जब एवरेज प्राइस से कम भाव में मिल रहा हो तभी आप वो शेयर बाय करेगा, तो आपकी नेचुरली जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस होने की, या आपका नेचुरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, नेचुरली वो बढ़ जाता है। वो आपको हाइपोथेटिकली वो बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, वो हाईली प्रैक्टिकल वे है। वेर इज इन अगर आप सिर्फ मोमेंटम चेस करोगे और कभी मोमेंटम डिरेल हो जाएगा, राइट, तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिनारियो में मोमेंटम शायद लेट आए, राइट, बट आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी। और अगर जो हमने पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जब आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाती है, ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है, तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म टिके रहोगे। और जब आप मार्केट में लॉन्ग टर्म टिके रहोगे तो जैसे हमने बताया कि चौके छक्के तो इन बिटवीन आप मार ही लोगे। अभी हम लास्ट में बात करेंगे सबके फेवरेट टॉपिक डेरिवेटिव्स की, राइट। डेरिवेटिव आप जानते हो बहुत सही चीज है, लोग ऐसा बोले बहुत सही चीज है। मार्केट ऊपर जाता है आप तेजी कर लो, कमाओगे, मार्केट नीचे जाता है आप शॉर्ट कर लो, कमाओगे। तो ये दोनों साइड कमाने के मौके हैं, राइट। लेकिन आप ये सोचिए कि आप तेजी के मार्केट में मंदी कर दिए और मंदी के मार्केट में तेजी कर दिए, तो ऑपोजिट इज एक्चुअली ट्रू, ऑपोजिट भी ट्रू हो सकता है। तो डेरिवेटिव बहुत ध्यान में रखने की चीज होती है। कई बार हम लोग इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के अंदर बात करते हैं और ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी बात करते हैं कि जनरली मार्केट इज लाइक अ केक पीस, केक है, राइट, कि हर एक जितना पोर्शन ज्यादा ग्रैब कर सके उतना अच्छा है, राइट। लेकिन डेरिवेटिव के लिए शायद वो ट्रू नहीं है। डेरिवेटिव वो जो मार्केट है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स अ डोनट, वो डोनट है। और जनरली रिटेलर जो होते हैं उनको बीच वाला पार्ट मिलता है डोनट्स के अंदर। और एक आपको गेम थ्योरी के टर्म में बताऊं तो एक होता है पॉजिटिव सम गेम, शेयर के टर्म में बात करें तो कि यार एक कोई 100 रुपए का शेयर खरीद रहा है, मुझे 200 में बेच रहा है, मैंने किसी और को 300 में बेचा, तो सब लोग पैसा कमा रहे हैं, राइट, क्योंकि अंडरलाइन जो कंपनी है वो खुद पैसा कमा रही है, राइट। वेर इज इन जो डोनट्स है बेसिकली डेरिवेटिव है, राइट, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट इट्स अ नेगेटिव सम गेम। नेगेटिव सम गेम क्या होता है कि मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूं तो आप 100 रुपए लूज कर रहे हो, राइट। लेकिन उसके अलावा आप लूज 101 रुपए कर रहे हो और मुझे शायद 99 रुपीज ही मिल रहे हैं। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होता है, एक्सचेंजेस, सेबी, गवर्नमेंट और ब्रोकर, राइट, वो जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो वहां पे चर्न आउट हो जाते हैं, राइट। आप जितना लूज कर रहे हो उतना मैं कमा नहीं रहा, उससे मैं कम ही कमा रहा हूं, और आप जितना कमा रहे हो उससे अंदर भी आप ज्यादा चार्जेस पे कर रहे हो, राइट। बट डेरिवेटिव गेम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड करते हैं, राइट, वो उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा बहुत सारे एफआईज डेरिवेटिव्स के अंदर 100 करोड़ प्लस कमा रहे हैं सालाना, राइट। वेयर इनके रिटेल जो इन्वेस्टर है करीबन 90% लोग लॉस कर रहे हैं डेरिवेटिव के अंदर। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सिंपल चीज है। आज का जो टाइम हो गया है, सिंस मैं डेटा एनालिटिकल और अल्गो के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, मैं जानता हूं ये सारे जो प्रॉप फंड है, इवन एफआईज है, हेज फंड है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है, राइट, वो डेटा को एक बिग डेटा की फॉर्म में देखते हैं। वो हजारों डेटा एक साथ क्रंच करते हैं, और हमारी दो आंखें कितना देख पाएगी? उनके पास 1000 आंखें डेटा देखने की, डेटा क्रंच करने की। देयर इज अ नो वे हम उनसे हाई फ्रीक्वेंसी या 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की कैंडल पे कंपीट कर सकते हैं। तो हमको आइडियली करना क्या चाहिए? अगर डेरिवेटिव के अंदर ही पैसा बनाना है तो हमको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन? मैं आपको 3 स्टेप बताता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई भी ट्रेड लीजिए वो अनलीवर्ड हो।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अनलिवर्ड का मतलब ये है कि आप 5,000 के मार्जिन के अंदर एक लॉट ले सकते हैं, और जनरली रिटेल क्या करता है कि उनके पास 1 लाख पड़े है ना, तो पूरी मार्जिन का पूरे लॉट्स ले लेते हैं, राइट। तो जब हम ज्यादा मार्जिन से ज्यादा लॉट्स लेते हैं, तब हम वेरी इंपल्सिव हो जाते हैं, हम बहुत इंपल्सिव हो जाते हैं कि 5 रुपए बढ़ा ना तो हमारा 5% ROI हो गया, 50 रुपए बढ़ा तो करीबन 50% ROI हो गया, और 50% गिरा तो हमारा 50% लॉस हो गया। तो हम लोग बहुत इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, राइट। और यहाँ पे बाकी लोगों के या जो बड़ी कंपनी उनके एल्गोरिदम हमको इजीली आउटबीट कर देते हैं, राइट। सो सबसे पहले आप अपना लिवरेज कम कीजिए, क्योंकि डेरिवेटिव ऑलरेडी लीवर प्रोडक्ट है, आप ऑलरेडी ज्यादा लिवरेज ले रहे हो, उसको कम कीजिए। आप 1 लाख के मार्जिन के ऊपर शायद 1 या 2 लॉट ट्रेड कीजिए, तो आपको इंपल्सिव ट्रेड नहीं करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट के लिए, वो आपका नेचुरली ही हो जाएगा, राइट। और आप इन्वेस्टमेंट की पिच के ऊपर ज्यादा टिके रहोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी पोजीशन को हेज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एटीएम का पुट ऑप्शन बेचा हुआ है, राइट, तो दूर नीचे 5 स्ट्राइक 10 स्ट्राइक नीचे का पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, ताकि आपका रिस्क कोई भी टाइम पे अनलिमिटेड ना रहे, आप एटलीस्ट मेंटल पीस पे हो। क्योंकि सिंस डेरिवेटिव बहुत लिवरेज प्रोडक्ट है, जहां पे आप अगर रिस्क मैनेज नहीं करोगे, राइट, तो इंट्राडे के अंदर भी आपका 50 to 100% लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन ऑलरेडी लगाया हुआ है, सिस्टम के अंदर ही लगाया हुआ है, एट द टाइम जब आप बाय कर रहे हो या कुछ नई पोजीशन ले रहे हो, उसके साथ ही आपने प्रोडक्शन लगाया हुआ है, हेज किया हुआ है, तो आपका रिस्क कभी भी हेवाई नहीं जाएगा, तो आपकी और मेंटल पीस बढ़ जाएगी, राइट। सो सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी पोजीशन हेज कीजिए, दूसरा आप अपनी लिवरेज पोजीशन थोड़ी कम कीजिए, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम होराइजन। आज तक जो मैं देख रहा हूं कि हर एक लोग 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट की कैंडल से ज्यादा कोई ट्रेड नहीं करते हैं। अभी यही कैंडल पे ट्रेड करना है ना, तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, मिड फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, अल्गो ट्रेडर बहुत सारा मार्केट रिटेलर से कैप्चर कर रहे हैं। सो आइडियल ये है कि आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना चाहिए, और आपको जैसे शेयर के अंदर स्विंग आप खेलते हो 2 3 5 दिन का, वैसा आपको डेरिवेटिव के अंदर भी 2 3 5 दिन की पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अभी आप सोचोगे यार मैं 2 3 4 दिन की पोजीशन कैसे कैरी कर सकता हूं, राइट। अगर आप पहले 2 स्टेप फॉलो करोगे कि आपकी लिवरेज पोजीशन कम है, राइट, जहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, वर्स्ट के सिनेरियो में 5% आपकी कैपिटल जा सकती है, और आपकी ऑलरेडी प्रोटेक्शन प्लेस में है, राइट, तो आप इजीली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपनी पोजीशन को, राइट। तो ये 3-4 चीजें आप ध्यान में रखिए, और डेरिवेटिव को आप ट्रेड कीजिए, तो आपका ओवरऑल डेरिवेटिव का रिटर्न जो है वो एनहांस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमने अभी जो भी बात की वो सारी चीजें एक ही चीज के ऊपर डायरेक्शन पे निर्देश करती है कि कोई भी डेटा आप ले लीजिए, अगर लॉन्ग टर्म अगर आप मार्केट में टिके रहोगे तभी आपका रिटर्न बनने के चांसेस है। कोई भी शॉर्ट टर्म या पर्टिकुलरली एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर चलाते रहोगे और वो काम नहीं कर रही है, और हाईली लिवरेज है, और वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में मार्केट में आप टिके नहीं रहोगे, आप सिर्फ चौके छक्के मारने के चक्कर में आप मार्केट से जल्दी आउट हो जाएंगे। सो अंतिम में आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल कोई भी हो, इक्विटी हो, डेरिवेटिव हो, म्यूचुअल फंड हो, आपका रिटर्न कितना भी आए, एवरेज रिटर्न आए, अबो एवरेज रिटर्न आए, बिलो एवरेज रिटर्न आए, आप कोई सी भी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी फॉलो करो, टेक्निकल्स, फंडामेंटल, बिहेवियरल, क्वांट, राइट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप कितने समय तक मार्केट में रहे, और जितने समय तक मार्केट में रहे आप कितने डिसिप्लिन थे, राइट। यही चीज अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन बना सकती है, लाइक अ वॉरेन बफेट। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसलिए मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूं, और थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द वी कुमार पटेल।